नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं भगवती सक्सेना गौर सुना रही हूँ आपको शरदचंद्र चटर्जी के उपन्यास बड़ी दीदी का 8वां भाग। आप सुनते हैं। चलिए, अभी तक आपने सुना कि सुरेंद्र नाथ जी की तबीयत खराब थी और वो घर में ही रह रहे थे। पत्नी उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी। कलकत्ता के मकान में अब ब्रजबाबू के स्थान पर शिवचंद्र मालिक है और माधवी के स्थान पर अब नई बहू घर की मालिक है। माधवी अब भी वही है। भाई शिवचंद्र स्नेह और आदर करता है, लेकिन अब माधवी का वह रहने को जी नहीं चाहता। घर के दास दासी मुंशी गुमास्ते अब भी बड़ी दीदी कहते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि संदूक की चाबी अब किसी और के हाथ में चली गई है। लेकिन ये बात नहीं कि शिवचंद्र की पत्नी किसी बात में माधवी का निरादर या अवज्ञा करती है। फिर भी वो ऐसा भाव प्रकट करने लगती है जिससे माधवी अच्छी तरह समझ ले कि अब बिना इस नई स्त्री की अनुमति और परामर्श के उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। उस समय पिता का राज्य था, अब भाई का राज्य है, इसलिए कुछ अंतर भी पड़ गया है। पहले उसका सम्मान होता था और वो जो भी चाहती थी वही होता था, लेकिन अब केवल आदर है, जिद नहीं है। पहले पिता के कारण सब कुछ वही थी, लेकिन अब वह केवल आत्मियों और कुटुंबियों की श्रेणी में आदर वाली रह गई है। इस पर यदि कोई यह कहे कि हम शिवचंद्र अथवा उसकी पत्नी को दोषी ठहरा रहे हैं और सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर उसकी निंदा करते हैं, तो वह हमारे अभिप्राय को ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं। संसार का जो नियम है और आज तक जो रीति नीति बराबर चली आ रही है, हम केवल उसी की चर्चा कर रहे हैं। माधवी का भाग्य फूट गया है। अब उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया है जिसे वह अपना कह सके। केवल इसी से कोई अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगा? यह बात कौन नहीं जानता कि पति की चीज़ पर स्त्री का अधिकार होता है, लेकिन वो माधवी की कौन होती है? दूसरे के लिए वह अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगी? माधवी सब कुछ समझती है। बहू जिस समय छोटी थी, ब्रजबाबू जीवित थे, उस समय माधवी की नज़र में प्रमीला और बहू में कोई अंतर नहीं था, लेकिन सब बातों में अंतर। वो सदा से अभिमानिनी है, इसलिए वो सबसे नीचे है। उसमें बात सहने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं कहती। जहाँ उसका कोई जोर नहीं है, वहाँ सिर ऊंचा करके खड़े होने से उसका सिर कट जाता है। जब उसके मन में दुख होता है तो वो चुपचाप सह लेती है। शिवचंद्र से भी कुछ नहीं कहती। स्नेह की दुहाई देना उसकी आदत नहीं है। केवल इसी आत्मीयता के भरोसे अपना अधिकार जताने में उसे लज्जा आती है। साधारण स्त्रियों की तरह लड़ाई झगड़ा करने से उसे कितनी घृणा है, केवल वही जानता है। एक दिन उसने शिवचंद्र को बुलाकर कहा, भैया मैं ससुराल जाऊंगी। शिवचंद्र चकित हो गया, ये क्या माधवी, वहाँ तो कोई नहीं है। माधवी ने मृत स्वामी का उल्लेख करके कहा, उनका छोटा भांजा काशी में ननद के पास है, उसी के साथ गोला में मज़े से रह लूँगी। पावना जिले के गोला गांव में माधवी की ससुराल थी। शिवचंद्र ने कुछ हंसकर कहा, भला ये भी कहीं हो सकता है? वहाँ तुम्हें बहुत कष्ट होगा। कष्ट क्यों होने लगा? वहाँ का मकान तो अभी तक गिरा नहीं है। 10-5 बीघा जमीन भी है। क्या इतने में एक विधवा का गुजार नहीं हो सकता? गुजारे की बात नहीं है, रुपए की भी चिंता नहीं है, लेकिन माधवी तुम्हें वहाँ बहुत ही कष्ट होगा। नहीं भैया, कुछ कष्ट नहीं होगा। शिवचंद्र ने कुछ सोचकर कहा, बहन आखिर तुम क्यों जा रही हो? मुझे सारी बात साफ साफ बता दो, मैं सारे झगड़ा ही मिटा दूंगा।
शायद शिवचंद्र ने अपनी पत्नी से अपनी बहन के विरुद्ध कुछ बातें सुनी होंगी। वही बातें शायद इस समय उसे याद आ गई। लज्जा से माधवी का मुख लाल पड़ गया। बोली, भैया क्या समझ रहे हो, मैं लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे घर से जा रही हूँ। शिवचंद्र स्वयं लज्जित हो गया, जल्दी से बोला, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन ये घर सदा ही तुम्हारा है, फिर आज क्यों जाना चाहती हो। एक साथ उन दोनों को अपने इस स्नेहमय पिता की याद आ गई। दोनों की आंखें भर आई। आंखें पोंछकर माधवी ने कहा, मैं फिर आऊँगी, जब तुम्हारे बेटे यज्ञोपवीत हों तब ले आना। इस समय मैं जाती हूँ, वो तो 8-10 बरस बाद की बात है। अगर तब तक जिंदा रही तो अवश्य आऊँगी। माधवी किसी भी तरह वहाँ रहने के लिए राजी नहीं हुई और जाने की तैयारी करने लगी। उसने नई बहू को घर गृहस्थी की सारी बातें समझा दी, दास दासियों को बुलाकर आशीर्वाद दिया। चलने के दिन आंखों में आंसू भरकर शिवचंद्र ने कहा, माधवी, तुम्हारे भैया ने तो तुमसे कभी कुछ कहा नहीं। कैसी बातें करते हो भैया। सो नहीं, यदि किसी अशुभ क्षण में किसी दिन असावधानी से कोई बात। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सच कहती हूँ। हाँ सच कहती हूँ, तो फिर जाओ, तुम्हें अपने घर जाने से मना नहीं करूँगा। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहीं रहो, लेकिन समाचार भेजती रहना। माधवी ने पहले काशी जाकर अपने भांजे को साथ लिया, फिर उसका हाथ थामे गोला गांव में पहुंचकर लंबे 7 वर्षों के बाद अपने पति के मकान में प्रवेश किया। गोला गांव के चटर्जी महाशय घोर विपत्ति में पड़ गए। उनमें और योगेंद्र नाथ के पिता में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए मरते समय योगेंद्र नाथ के जीवन काल में ही वही जमीन की देखरेख करते थे। योगेंद्र उसकी कुछ अधिक खोज खबर नहीं लेते थे। उनके ससुर के पास ढेरों रुपया था, इसलिए पिता की छोड़ी हुई इस मामूली संपत्ति पर उनकी नज़र ही नहीं पड़ती थी। उनकी मृत्यु के बाद चटर्जी महाशय बहुत ही न्यायपूर्ण अधिकार बिना किसी बाधा के उस संपत्ति का उपयोग कर रहे थे। अब इतने वर्षों के बाद विधवा माधवी ने आकर उनकी व्यवस्थित बनी बनाई गृहस्थी में भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया। चटर्जी महाशय को माधवी का यह हस्तक्षेप बहुत ही अखरा, और ये बात भी स्पष्ट रूप से उनकी समझ में आ गई कि माधवी ने केवल ईर्ष्या और द्वेष के कारण ऐसा किया है। वो बहुत ही नाराज होकर आए और बोले, देखो बहू, तुम्हारी जो 2 बीघा ज़मीन थी उसकी 10 साल की मालगुजारी ब्याज समेत 100 रुपये बाकी है। उसके न देने से तुम्हारी ज़मीन के नीलाम होने की नौबत आ गई है। माधवी ने अपने भांजे संतोष कुमार के द्वारा कहला दिया कि रुपए की चिंता नहीं, और साथ ही उसने 100 रुपये भी तत्काल भेज दिए। वो रुपए चटर्जी महाशय ने अपने काम में खर्च कर दिए, लेकिन माधवी इस तरह सहज में छोड़ने वाली नहीं थी। उसने संतोष को भेजकर कहलवाया कि केवल 2 बीघे ज़मीन पर ही निर्भर रहकर मेरे स्वर्गीय ससुर का जीवन निर्वाह नहीं होता था, इसलिए बाकी की जो ज़मीन जायदाद है वो कहाँ और किसके पास है। चटर्जी महाशय के क्रोध की सीमा न रही। स्वयं आकर बोले, वो सारी ज़मीन बिका गई, कुछ बंदोबस्त में चली गई। 8-8, 10-10 साल तक जमींदार की माल गुजारी न चुकाने पर भला किस तरह रह सकती थी। माधवी ने कहा, क्या ज़मीन से कोई आमदनी नहीं होती थी जो मालगुजारी के थोड़े से रुपए नहीं दिए जा सके। और अगर ज़मीन सचमुच ही बिक गई है तो यह बताइए उसे किसने बेचा और अब वो किसके पास है। ये सब मालूम होने पर उसे निकालने का इंतजाम किया जाए, और उसके कागज़ पत्तर कहाँ हैं। चटर्जी महाशय ने जो उत्तर दिया माधवी उसे समझ नहीं सकी। पहले तो
ब्राह्मण देवता न जाने बहुत देर तक क्या क्या बकते रहे और फिर सिर पर छाता लगा, कमर में राम नामी दुपट्टा बांधकर, अगोछे में एक धोती लपेटकर जमींदार साहब की लालता गांव वाली कचहरी की ओर चल दिए। इसी लालता गांव में सुरेंद्र नाथ का मकान और मैनेजर मथुरा बाबू का दफ्तर है। ब्राह्मण देवता 8-10 कोस पैदल चलकर सीधे मथुरा बाबू के पास पहुँचे और रोते हुए कहने लगे, दुहाई सरकार की, गरीब ब्राह्मण को अब गली गली भीख मांग कर खाना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत से आया करते हैं। क्या हुआ भैया, मेरी रक्षा करो, आखिर क्या हुआ? विधवा पुत्र वधू के भेंट करने के बारे में पूछा तो उसने यथाशक्ति अपने चेहरे को गंभीर बनाकर पूछा, इस विधवा पुत्र वधू की उम्र कितनी है? मौसी ने उत्तर दिया, देखने में कैसी है? बिल्कुल परी जैसी। इस पर उसने एक विशेष प्रकार के भाव अपने चेहरे पर लाकर कहा, हाँ, उनसे भेंट करने के काम तो हो सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ वो आज रात तो वही नाव किराए पर लेकर अपने पिता के घर चली जाए। यह क्यों? इसलिए कि तुम कह रही हो कि वो देखने में परी जैसी है, तो इससे क्या? इसी से तो सब कुछ होता है। परी जैसी है इसलिए जमींदार सुरेंद्र नाथ के यहाँ उसकी कुशल नहीं। मौसी ने गाल पर हाथ रखकर कहा, तू कैसी बातें करता है? बहनोत ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ यही बात है, देश भर के लोग इस बात को जानते हैं, तब तो उनसे भेंट करना उचित नहीं है। नहीं, किसी भी तरह नहीं, लेकिन उसकी सारी संपत्ति तो चली जाएगी। जब चटर्जी महाशय इस मामले में हैं तब संपत्ति मिलने की कोई आशा नहीं है और फिर वह गृहस्थदार की लड़की ठहरी, संपत्ति के साथ क्या उसका धर्म भी चली जाए? दूसरे दिन उस स्त्री ने सारी बातें माधवी को बता दी। सुनकर वो हैरान रह गई। दिन भर जमींदार सुरेंद्र नाथ के बारे में सोचती रही। उसने सोचा, ये नाम तो बहुत ही परिचित है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाता। यह नाम तो उसने मन ही मन कितने दिनों तक याद किया है। उसे आज पूरे 5 वर्ष हो गए, भूल गई थी उसे, लेकिन आज बहुत दिन बाद फिर याद हो आया। स्वप्न और निंद्रा में माधवी ने बड़े कष्ट से वह रात बिताई। अनेक बार उसे पुरानी बातें याद आ जाती थी, उसकी आंखों में आंसू उबड़ आते थे। संतोष कुमार ने उसके मुख की ओर डरते डरते कहा, मामी, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा। स्वयं माधवी ने भी ये बात कई बार सोची थी, क्योंकि जब यहाँ ठिकाना ही नहीं रहा तब काशीवास करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। उसने संतोष के लिए ही जमींदार से भेंट करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो नहीं हो सका। मोहल्ले टोले के और अड़ोसी पड़ोसी मना कर रहे हैं, इसके सिवा वो चाहे जहाँ जाकर रहे। अब एक नया बखोड़ा और खड़ा हो गया, वह है उसका रूप और यौवन। माधवी सोचने लगी, मेरा भाग्य भी कैसा फूटा है। ये सारे उपद्रव अभी तक उसके शरीर के साथ जुड़े हैं। आज 7 वर्ष हो गए, ये सब बातें उसके ध्यान में आई ही नहीं। इन सब बातों का स्मरण करा देने वाला भी कोई नहीं था। पति की मृत्यु के बाद जब वह अपने पिता के घर चली गई थी तब सभी ने उसे बड़ी दीदी और माँ कहकर पुकारा। इन सम्मानपूर्ण संबंधों ने उसके मन को वृद्ध बना डाला था। कहाँ का रूप और कहाँ का यौवन। जहाँ उसे बड़ी बहन का काम करना पड़ता था और माँ जैसा स्नेह लुटाना पड़ता था, वहाँ क्या ये सब बातें याद रह सकती थी? याद नहीं थी, लेकिन अब याद हो आई। उसने लज्जा से काफ़ी हंस कर कहा, यहाँ के लोग अंधे हैं या जानवर? लेकिन ये माधवी की भूल थी। सभी का मन उसकी तरह 21-22 वर्ष की उम्र में बूढ़ा नहीं हो जाता। 3 दिन बाद जमींदार का एक प्यादा उसके दरवाजे के ठीक सामने आसन जमा कर बैठ गया और पुकार कर लोगों को जमींदार सुरेंद्र नाथ की नई कीर्ति के बारे में लोगों को बताने लगा। तब माधवी संतोष का हाथ पकड़कर दासी के साथ नाव पर जा बैठी। गोला गांव से
15 कोस दूर सोमरापुर में प्रमीला का विवाह हुआ था। आज 1 वर्ष से वह ससुराल में ही है, शायद फिर कलकत्ता जाएगी, लेकिन माधवी उस समय वहाँ कहाँ रहेगी, इसलिए उससे मिल लेना आवश्यक है। सवेरे सूर्य उदय होते ही माझियों ने नाव खोल दी। धारा के साथ नाव तेजी से बह चली। हवा अनुकूल नहीं थी, इसलिए नाव धीरे धीरे बांसों के बीच से गुजरती, कटीले वृक्षों और झाड़ियों को बचाती, घास पत्ता को ठेलती हुई चलने लगी। संतोष कुमार के आनंद की सीमा नहीं थी। वो नाव की छत पर हाथ बढ़ाकर वृक्षों की पत्तियां तोड़ने के लिए आतुर हो उठा। माझियों ने कहा, अगर हवा नहीं रुकी तो नाव कल दोपहर तक सोमरापुर नहीं पहुंच सकेगी। आज माधवी का तो एकादशी का व्रत है, लेकिन संतोष कुमार के लिए कहीं नाव बांधकर खाना बनाकर खिलाना होगा। माझियों ने कहा, दिस्ते पाड़ा के बाजार में अगर नाव बांधी जाए तो बहुत सुविधा रहेगा, वहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। दासी ने कहा, अच्छा भैया, ऐसा ही करो जिससे 10-11 बजे तक लड़के को खाना मिल जाए। अभी तक आप सुन रहे थे शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास बड़ी दीदी का 8वां भाग, अंतिम और 9वां भाग। इसके बाद सुनने के लिए तैयार रहें कुछ दिन बाद। नमस्कार दोस्तों।